एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स है ना, ये इसमें सिर्फ मेन बातें करनी है, ठीक है। जो करने वाली बात है ना, जो मेन पॉइंट्स है, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी, ठीक है। आपने सिर्फ वो याद रखनी है। अच्छा, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स में ना पहले बस आपको मैं ये एक ओवरव्यू टाइप बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना ये ज़रा बस एक ओवरव्यू मिल जाए क्या आता है। पैरासाइट जो थे, एक प्रोटोजोआ होते और एक मेटाजोआ होते थे, ठीक है। जो मेटाजोआ होते थे ना, उसमें फिर एक प्लेटी थे और एक नीमाटोड्स थे। नीमाटोड्स जो है ये हो गया, और प्लेटी में एक ट्रीमाटोड्स और सिस्टोड्स थे, ठीक है। ये एक वैसे एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ना ये जो नीमाटोड्स थे ना, इनको हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। इसकी हम लोग कह रहे हैं कि ड्रग्स कौन सी होती हैं। इसमें से सिर्फ आपको जो मेबिंडाजोल है ना, इसका पता होना चाहिए कि इसका मतलब ज़्यादा सारा इसका पता होना चाहिए, जो बस मैं आपको बता देती हूँ। और बाकी जो इसकी ड्रग्स है ना, उसमें सिर्फ आपको उनके नेम्स पता हो और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पता हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेबिंडाजोल जो है ना, इससे आपको क्या पता है कि ना ये यूज़ किस लिए होता है। ये यूज़ होती है हमारे पास होता है ना, जो पिनवर्म होता है, ठीक है। इंट्रोबियस के लिए यूज़ होता है, ट्राइक्यूरियस के लिए यूज़ होता है, हुकवर्म के लिए यूज़ होता है, राउंडवर्म के लिए, जो स्कैरस होता है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपने पैरासाइटोलॉजी की है ना सिलिविंसन में, तो आपको याद होगा कि ना उसमें सीक्वेंस भी यही था। पहले इंट्रोबियस था, फिर ट्राइक्यूरियस आता है, स्कैरस और हुकवर्म। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। इनके लिए वो जो पहले 4 थे ना, तो उनके लिए ये है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ना इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है ना, अगर आप नहीं भी किए हुए तो भी इट्स ओके, कि ये इन चारों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जो हमारे पास बीटा ट्यूब्यूलिन होता है ना, उसके ऊपर बाइंड कर जाता है और माइक्रो ट्यूब्यूल बनने नहीं देता, उसकी पॉलीमराइज़ेशन नहीं हो पाएगी। जब वो नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स उसने इसी के साथ ही क्या करना होता है, मूव करना होता है, तो नहीं हो पाएगा। मतलब उसकी मूवमेंट ही नहीं होगी, पैरालाइज़ हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो गया। इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन और डायरिया हो जाएगा इसकी वजह से। तो बस आपको मेन पता हो, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में जो 4 पहले आप लिविंसन में पहली चीज़ है ना, टिंट्रोबियस, ट्राइक्यूरियस, स्कैरस और हुकवर्म, इन 4 चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर आपको इसको मैंने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बता दिया कि बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करके माइक्रो ट्यूब्यूल्स नहीं बनने देगा। अच्छा, बात क्या है कि ना ये प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। बस आगे आगे आ जाएँ जी। आगे जो पेरेंटल पैमोएट का ना आपको पता हो उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है इसका कि ना ये एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कैसे है कि देखो, पहले ना ये एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को ज़्यादा रिलीज़ करवाएगा, उसकी रिलीज़ की वजह से ना आपको याद हो डीपोलराइज़ेशन होती है, और उसके बाद क्या होती थी, स्पैस्टिक पैरालिसिस में जो बंदा चला जाता था। तो ये यहाँ पर वही है, ये पैरासाइट में क्या करवा रही है, स्पैस्टिक पैरालिसिस करा देगी, और फिर उसकी क्या हो जाएगी आगे, बस एक्सपल्जन हो जाएगी, सिंपल। ये हमारे पास क्या थी, पैरेंटल पैमोएट। फिर इसके बाद ये जो सिर्फ ये वाली जो ना, इसका आपने डिटेल किया, बाकी सबके आप सिर्फ नाम और बस आपको पता हो अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बस दैट्स इट। थायोबेंडाजोल क्या करता है, ये एक टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स है, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। टॉपिकली यूज़ होता है, लेकिन आपने यूज़ होता है टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से मार्केट से निकाल दिया इसको। नेक्स्ट, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन क्या कैसे काम करता है कि हमारे पास ना चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये क्लोराइड चैनल्स हो गए, ये ग्लूटामेट गेटेड होते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन ये इनके ऊपर बाइंड करता है, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। क्लोराइड अंदर चला गया तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरालिसिस, डेथ हो जाएगी फॉर्म की, दैट्स इट। प्रेगनेंसी में ये भी नहीं दे सकते। ये इसके बाद है ये मैंने आपको बता देती हूँ। देखो, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो भी जोल है ना, ठीक है, जैसे ये मेबिंडाजोल है, दूसरा हमारे पास जोल कौन सा है, थायोबेंडाजोल, और जो तीसरा है आगे आएगा अल्बेंडाजोल, ठीक है। जो 3 जोल हैं ये हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। और सेकंड चीज़ जो आइवरमेक्टिन, ये 4 ड्रग्स आपने याद रखनी है, प्रेगनेंसी में ये नहीं दे सकते। 3 जोल और एक आइवरमेक्टिन, ठीक हो गया जी। अच्छा, आइवरमेक्टिन का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर लिया, ख़त्म। इसके बाद था डायथाइल कार्बामेज़ीन, ये हो गया। ये हम कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम लोग वैसे फिलेरिसिस के लिए यूज़ करते हैं, और वैसे हम इसका ये लिखा है कि कॉम्बिनेशन में ही यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं हम लोग अल्बेंडाजोल के साथ, ठीक है। डायथाइल कार्बामेज़ीन को प्लस अल्बेंडाजोल आगे आ जाएगी, के साथ यूज़ कर लेते हैं फिलेरिसिस में, दैट्स इट, खत्म। इस बाद हमारे पास है ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीमाटोड्स। अब जो ट्रीमाटोड्स है ना, इसमें आपको सिर्फ क्या, इसमें ये फ्लूक्स होते हैं, फ्लूक्स, इसमें शिस्टोसोमा क्या था, ब्लड फ्लूक, लिवर फ्लूक और लंग फ्लूक, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या बता रही थी कि ना, जो प्रेसिक्वेंटल है, इसमें आपको बस इसी का पता होना चाहिए। बाकी आपको नेम्स वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन प्रेसिक्वेंटल क्या करता है कि ना, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, जितने भी फ्लूक्स है ना, आपने उसमें यही लिख देना। अच्छा, फ्लूक्स 3 ही होते हैं वैसे, जो मैंने आपको बता दिया कि ब्लड फ्लूक हो गया, और लिवर फ्लूक और लंग फ्लूक। और उसके बाद ये प्रेसिक्वेंटल कैसे करता है, ये ना जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, उससे ना परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है कैल्शियम की। जब वो अंदर आ जाएगी कैल्शियम बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद क्या होगा
ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, और पेराइस हो जाएगी पैरासाइट्स की, ठीक हो गया। और ये ऑरली जो है हम लोग दे देते हैं और उसके बाद बस ये सिंपल यूरिन में ही मतलब क्या कहते हैं एक्सक्रीट हो जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? हेडेक, डिज़ीनेस और मलेज़। और क्योंकि हम लोग ऑरली दे रहे हैं तो जो भी ड्रग्स हैं जो ऑरली हम देते हैं उनमें आप जीआईटी लिख दिया करें, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, उसमें आप जीआईटी अपसेट लिख दिया करें बेशक। तो जीआईटी हो गया डिजीनेस और हेडेक, बस एक दिमाग से रिलेटेड कर लो और एक जीआईटी से रिलेटेड कर लो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये कि ना ये कुछ ड्रग्स का ना क्या कहते हैं मतलब उन ये मेटाबॉलिज्म जो है ना इसका इंक्रीज़ कर देते हैं ये ड्रग्स, ठीक है। अगर हम इसको इसके साथ दे देंगे तो ये मेटाबॉलिज्म इसका इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि जो प्रेज़िक्विंटन है ना वो थोड़ी-सी इनइफेक्टिव हो जाएगी इन अ सेंस। तो वो कौन-सी है? डेक्सामेथासोन, फेनोटोइन ट्राइफेम्पिन और कार्बामेज़ेपिन, ठीक हो गया? ये हो गया। अच्छा जी, और इसके अलावा ये ऑक्यूलर सिस्टिक में भी ना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अच्छा जी, ये हमारे पास होगी सॉरी ट्रिमाटोड्स। ट्रिमाटोड्स में एक ही ड्रग थी प्रेज़िक्विंटन। अच्छा, ये आप अगर आप करना चाहें ना तो आप कर सकते हैं नेम्स, ठीक है? कि मैं आपको बता देती हूँ, बाकी इट्स योर चॉइस। करना आपने सिर्फ प्रेज़िक्विंटल ही है, ठीक है? जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो बाकी ड्रग्स हैं ना उनमें क्या आ जाते हैं बिथिनोल, ऑक्सामिनिक्विन और मेट्रिफोनेट। चलिए जी, हमारी हो गई हैं न्यूमाटोड्स हो गई और हमारी ट्रिमाटोड्स हो गई। अब सिस्टोड्स। सिस्टोड्स में ना आपको क्या आना चाहिए कि आपको सिर्फ इनके नेम्स ही पता हो, तो भी ये काफ़ी है। ठीक हो गया? तो ये कैसे होता है कि इसमें सिस्टोड्स में क्या आते हैं जो हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं ना, इसमें वो आ जाते हैं, जैसे दैनियोसोडियम वगैरह, ठीक है? अब इसमें निक्लोसामाइड होता है और एक क्या होता है हमारे पास अल्बेंडाज़ोल। अच्छा, निक्लोसामाइड में वैसे आपको नेम्स बताऊँ तो इट्स इनफ, लेकिन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि ये क्या करता है, ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है ना, इनकी जो एडीपी की, तो वो उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक हो गया? तो और इसमें जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अगर आप देखना चाहें तो बस ये है कि इसको हमेशा एक लैक्सेटिव के साथ देते हैं, क्योंकि जो सेगमेंट्स होते हैं ना उसके जो हमारे पास होता है ना जो प्लेटफॉर्म होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जब हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे, वो उसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स छोड़ता जाता है, और वो जो इनमें से जो पिछले सेगमेंट्स रह जाते हैं ना उससे दोबारा मतलब वो इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये इसके साथ हम लैक्सेटिव देते हैं ताकि वो भी बाहर निकल जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अल्बेंडाज़ोल ये क्या करता है, ये हमारे पास इसका बस नाम पता होना से काफ़ी है, लेकिन मैं आपको वैसे थोड़ा-सा बस बता रही हूँ कि अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो ये माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, और इसका जो यूज़ होता है वो सिस्टोडल इन्फेक्शंस में होता है और सिस्टिकोसिस में और हाइड्रेट डिजीज़ में होता है, ठीक है? ये इसका यूज़ है, और इस ये अगर कोई हाई फैट डाइट लें तो उसके साथ में इसकी एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो बेहतर हो जाती है। और ये एक्सक्रीट कहाँ होता है? ये बाइल में एक्सक्रीट होता है। बाकी हमने जितने पीछे पढ़े हैं वो किसमें एक्सक्रीट हो रहे, तो यूरिन में ही एक्सक्रीट हो रहे थे। अच्छा, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो वैसे बड़ा चुना होने से मतलब मासूम सा ही है कि बस हेडेक और नोज़िया होता है इसमें। लेकिन ये अगर हम लोग सिर्फ 1 टू 3 डेज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जो हमारे पास नीमाटोड्स या बाकी जो इन्फेक्शन है ना उनके लिए, ये सिस्टोज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग 3 डेज़ तक ही यूज़ करें, तो उसका ये बस यही साइड इफ़ेक्ट है, छोटा-सा मासूम सा। बट अगर इसकी जब हम लोग हार्टेड डिज़ीज़ में यूज़ करें ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्टेड डिज़ीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हमने अप टू 3 मंथ्स लेके जाना था, तो उसमें ये क्या कर सकता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, ठीक है?